नमस्कार। आज हम शिक्षा की दुनिया से जुड़े एक ऐसे मुद्दे की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं जो सुनने में भली ही आम लगे, लेकिन जिसके तार काफी गहरे जुड़े हैं। अकादमिक बेईमानी, यानी परीक्षा में नकल करना, दूसरों का काम चोरी करके अपना बता देना या असाइनमेंट में गलत जानकारी देना। अक्सर इसे सिर्फ छात्रों की नैतिक कमजोरी मान लिया जाता है, पर असल में सच्चाई यह है कि इसके पीछे कई जटिल कारण छिपे हैं। हमारे पास इस विषय पर कुछ दिलचस्प स्रोत सामग्री भी है, जिसमें अलग अलग नजरिए से इसका विश्लेषण किया गया है। छात्रों के मनोविज्ञान से लेकर स्कूल के माहौल और सामाजिक दबावों तक। तो आज हमारा मकसद है इस पूरे मामले को परत दर परत समझना। ये अकादमिक बेईमानी आखिर है क्या भला? छात्र ऐसा क्यों करते हैं? इसे कैसे पहचाना जा सकता है? और सबसे जरूरी, क्या इसके कुछ ठोस और व्यवहारिक समाधान हैं जिनसे हम इस चुनौती का सामना कर सकें? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। अकादमिक बेईमानी मतलब क्या है इसका? सीधे शब्दों में कहें तो इसमें वो सब कुछ शामिल है जहां एक छात्र ईमानदारी का रास्ता छोड़कर शॉर्टकट अपनाता है, जैसे परीक्षा हॉल में नजरें घुमाकर किसी और की कॉपी से जवाब उतारना। हाँ। इंटरनेट से या किसी दोस्त के असाइनमेंट से कंटेंट कॉपी करके अपने नाम से जमा कर देना, जिसे हम साहित्यिक चोरी या प्लेजरिज्म कहते हैं। बिल्कुल। यहाँ तक कि लैब रिपोर्ट्स या प्रोजेक्ट्स में मनगढ़ंत डेटा बनाना। हाँ, या किसी भी तरह की ऐसी मदद लेना जिसकी इजाजत नहीं है, ये सब इसी में आता है। सही। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बर्ताव अक्सर अचानक नहीं आता। इसके पीछे कई भावनाओं का घालमेल होता है। फेल होने का डर, अच्छे नंबर लाने का जबरदस्त दबाव, तैयारी में कमी रह जाने की चिंता और कभी-कभी आत्मविश्वास की कमी भी। हाँ। छात्र सोचते हैं कि अच्छे ग्रेड्स और दूसरों की नजरों में पहचान बनाने के लिए थोड़ा बहुत इधर-उधर करना चल जाएगा। हाँ, मतलब शॉर्टकट ले लेते हैं। बिल्कुल। इस होड़ में वो शिक्षा के असली मकसद को भूल जाते हैं, जो सिर्फ नंबर लाना नहीं है, बल्कि सीखना है, समझना है और अपना, कह सकते हैं, चारित्रिक विकास करना है। ईमानदारी जैसे मूल्य पीछे छूट जाते हैं। तो फिर अगला सवाल यही उठता है कि छात्र आखिर इस रास्ते पर क्यों चल पड़ते हैं? जैसा कि आपने कहा, ये सिर्फ आलस या बेईमानी का मामला नहीं है। स्रोत बताते हैं कि इसके पीछे कई परतें हैं। चलिए पहले मनोवैज्ञानिक या छात्र केंद्रित कारकों को देखते हैं। सबसे आम कारण शायद असफलता का डर। हाँ, बिल्कुल। अगर मेरे नंबर कम आए तो क्या होगा? पेरेंट्स क्या कहेंगे? दोस्तों के सामने इज्जत चली जाएगी। ये चिंताएं, ये छात्रों पर हावी हो जाती हैं। सही कहा। फिर आता है आत्मविश्वास का मुद्दा। कुछ छात्रों को लगता ही नहीं कि वे अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर अच्छा कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि सफल होने के लिए नकल या किसी और शॉर्टकट का सहारा लेना ही पड़ेगा। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है टालम टोल, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। अच्छा। हाँ, काम को आखिरी मिनट तक टालते रहना और फिर जब समय नहीं बचता तो दबाव में आकर गलत रास्ता चुन लेना। इसके साथ ही साथियों का दबाव भी कम नहीं होता। अगर किसी ग्रुप में नकल करना आम बात बन गई है, हाँ, तो ईमानदार छात्र पर भी वैसा ही करने का दबाव आ सकता है। हाँ, या उसे लग सकता है कि जब सब कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं। हाँ, ये सब कर रहे हैं वाली सोच, क्या ये भी एक तरह का बहाना नहीं बन जाता? बिल्कुल। इसे विशेषज्ञ नैतिक विस्थापन या मॉरल डिसएंगेजमेंट कहते हैं। अच्छा। नैतिक विस्थापन, हाँ। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक बचाव है, जहां छात्र अपने गलत काम को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। वे तर्क देते हैं कि ये तो छोटी सी बात है, इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, या पकड़े जाने का खतरा बहुत कम है। इस तरह वे अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा देते हैं और बेईमानी को सामान्य समझने लगते हैं। ये सोच बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये धीरे धीरे ईमानदारी के महत्व को ही खत्म कर देती है। तो ये तो हुई छात्रों से जुड़ी बातें, लेकिन क्या सारा दोष उन्हीं का है, या फिर जिस माहौल में वे पढ़ रहे हैं उसका भी कोई रोल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। माहौल और संस्थागत कारक भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हमें उस ढांचे को भी देखना होगा जिसमें छात्र सीख रहे हैं। कई बार स्कूलों और कॉलेजों में सीखने और समझने से ज्यादा जोर सिर्फ अच्छे ग्रेड्स या रैंक लाने पर होता है। हाँ, वो रैट रेस वाली बात। बिल्कुल। जब सफलता का पैमाना सिर्फ नंबर बन जाते हैं तो छात्रों ने किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं, चाहे तरीका सही हो या गलत। और निगरानी का क्या? मतलब परीक्षा के दौरान सख्ती या ढिलाई से भी फर्क पड़ता है? यकीनन, अगर परीक्षा हॉल में निगरानी कमजोर है, नियम सख्त नहीं है या पकड़े जाने पर सजा का डर नहीं है, तो छात्रों को नकल करने का मौका और,
कह सकते हैं प्रोत्साहन दोनों मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर स्कूलों में नैतिक शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों की बात ही नहीं होती, तो छात्र इन चीजों के महत्व को समझेंगे कैसे? ये भी एक अहम पहलू है। और उन उम्मीदों का क्या जो हम बच्चों पर लाद देते हैं, कभी माता पिता, कभी शिक्षक? ये भी एक बड़ा कारण है। कई बार माता पिता या शिक्षक बच्चों से उनकी क्षमता से ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, हर हाल में टॉप करने का दबाव बनाते हैं। हाँ। जब छात्र इन अवास्तविक उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते तो वे दबाव में आकर बेईमानी का सहारा ले सकते हैं। और आज के डिजिटल युग में तकनीक का दुरुपयोग एक नया और बड़ा कारक बनकर उभरा है। जैसे AI वगैरह? हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI टूल्स या इंटरनेट पर मौजूद जानकारी तक आसान पहुंच ने साहित्यिक चोरी को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। छात्र बिना मेहनत किए असाइनमेंट तैयार कर लेते हैं। यानी माहौल, दबाव, निगरानी की कमी और अब टेक्नोलॉजी, ये सब मिलकर छात्रों को गलत रास्ते पर धकेल सकते हैं। लेकिन क्या समाज का भी इसमें कोई हाथ है? हमारे आसपास का कल्चर कैसे असर डालता है? बहुत गहरा असर डालता है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां गलाकाट प्रतिस्पर्धा है। हर कोई दौड़ में आगे निकलना चाहता है। रैंक, स्कोर और बाहरी उपलब्धियों का इतना महिमा मंडन किया जाता है कि ईमानदारी और सीखने की प्रक्रिया जैसे आंतरिक मूल्य पीछे छूट जाते हैं। सफलता की परिभाषा ही ऐसे बन गई है कि परिणाम मायने रखता है, तरीका नहीं। जब समाज में यही संदेश जाता है तो छात्र भी इसे अपनाने लगते हैं। और वो जो लगातार तुलना होती रहती है, शर्मा जी के बेटे के 95% आए, तुम्हारे क्यों नहीं, ये तुलना भी तो दबाव बढ़ाती होगी। बिल्कुल। छात्र अपनी कीमत दूसरों के ग्रेड्स के आईने में देखने लगते हैं, ना कि अपने व्यक्तिगत विकास और सीखने की संतुष्टि में। ये सारे कारक मनोवैज्ञानिक, संस्थागत और सामाजिक सांस्कृतिक मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बना देते हैं जहां बेईमानी न सिर्फ संभव लगती है बल्कि कई बार सबसे आसान रास्ता भी नजर आती है। क्या कोई सिद्धांत भी है जो इस व्यवहार को समझने में मदद करता है? आपने स्रोतों में कुछ थ्योरीज का जिक्र देखा होगा। हाँ, एक प्रासंगिक सिद्धांत है एजिन का थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर, जो 1991 में दिया गया था। अच्छा। इसे सरल शब्दों में समझें तो ये सिद्धांत कहता है कि किसी व्यक्ति का कोई काम करने का इरादा 3 चीजों पर निर्भर करता है। उस काम के प्रति उसका अपना रवैया, क्या वो उसे अच्छा या बुरा मानता है, सामाजिक मानदंड, उसके आसपास के लोग जैसे दोस्त इसके बारे में क्या सोचते हैं, और उसका अनुमानित नियंत्रण, उसे कितना लगता है कि वो काम कर पाएगा या नहीं, और पकड़े जाने का खतरा कितना है। एकेडमिक बेईमानी के संदर्भ में अगर छात्र को लगता है कि नकल करना ज्यादा बुरा नहीं है, उसके दोस्त भी करते हैं, और पकड़े जाने का खतरा कम है, तो उसके नकल करने का इरादा उतना ही मजबूत हो जाता है। ये तो वाकई दिलचस्प है कि कैसे हमारी सोच, हमारे दोस्त और हमारा माहौल हमारे इरादों को शक्ल देते हैं। अब सवाल ये है कि हम कैसे पहचानें कि कोई छात्र इस दिशा में जा रहा है या जा सकता है? क्या इसके कुछ खास लक्षण या संकेत होते हैं? छात्रों के व्यवहार में क्या बदलाव दिख सकते हैं? हाँ, कुछ ऐसे व्यवहारिक संकेतक हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है। जैसे अगर कोई छात्र लगातार अपने शॉर्टकट्स या बेईमानी भरे कामों के लिए बहाने बना रहा है, टीचर ने ठीक से पढ़ाया नहीं था, टाइम कम था, या वही घिसा पिटा तर्क सब करते हैं। दूसरा संकेत है मूल्यांकन या परीक्षा से ठीक पहले अत्यधिक चिंता, घबराहट या अपराध बोध महसूस करना, जो शायद इस बात का इशारा हो कि तैयारी पूरी नहीं है या गलत तरीके अपनाने का विचार मन में है। इसके अलावा ऐसे छात्र अक्सर उन कामों से कतराते हैं जिनमें सच में कुछ सीखना पड़े या मेहनत लगे। वे सीधे सीधे जवाब या नोट्स मांगना पसंद करते हैं। असाइनमेंट या होमवर्क पूरा करने के लिए वे अपने सहपाठियों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने लगते हैं। हाँ, मतलब समझने की कोशिश नहीं करते। बिल्कुल, वे समझने की कोशिश करने के बजाय सिर्फ उत्तर कॉपी करने पर ध्यान देते हैं। और शिक्षकों के लिए क्या संकेत हो सकते हैं? वो क्लासरूम में क्या देख सकते हैं? शिक्षकों को भी कई सुराग मिल सकते हैं अगर वे चौकन्ने रहें। सबसे आम है कई छात्रों के असाइनमेंट या उत्तरों का आश्चर्यजनक रूप से एक जैसा होना या ऑनलाइन स्रोतों से सीधे कॉपी किया हुआ लगना। अच्छा। दूसरा, छात्र के क्लासरूम के प्रदर्शन, जैसे सवालों के जवाब देना, चर्चा में भाग लेना और उसकी परीक्षा या असाइनमेंट के अंकों में बड़ा अंतर दिखना। हाँ, मतलब क्लास में शांत पर नंबर एकदम बढ़िया। बिल्कुल, क्लास में तो समझ नहीं दिखती पर नंबर अचानक बहुत अच्छे आ जाते हैं। बिना समझे नंबरों में अचानक उछाल आना, ये तो शक पैदा करता है। बिल्कुल, और ऐसे छात्र अक्सर उन स्थितियों से बचने की कोशिश करते हैं जहां उनकी वास्तविक समझ परखी जा सकती है, जैसे मौखिक परीक्षा, प्रेजेंटेशन या क्लास में अचानक कोई सवाल पूछ लिया जाए। वे नजरें चुराते हैं या बहाने बनाकर पीछे हट जाते हैं। यहाँ एक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत प्रासंगिक हो जाता है,
लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है इस बारे में? कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास कई चरणों में होता है। बहुत से किशोर या युवा वयस्क नैतिकता के पारंपरिक स्तर पर होते हैं। पारंपरिक स्तर मतलब? इसका मतलब है कि वे सही गलत का फैसला अपने अंदरूनी उसूलों या सिद्धांतों के आधार पर कम और सामाजिक नियमों, अपेक्षाओं या अपने दोस्तों के समूह यानी पीयर ग्रुप के मानदंडों के आधार पर ज्यादा करते हैं। अच्छा। यानी अगर उनके ग्रुप में नकल करना या नियमों को तोड़ना कूल माना जाता है या सामान्य है, तो वे भी आसानी से उसे अपना लेते हैं, भले ही उन्हें अंदर से पता हो कि ये गलत है। इसीलिए नैतिक शिक्षा और सही रोल मॉडल इतने जरूरी हो जाते हैं। तो ये पहचानना मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं। अब बात करते हैं इसके परिणामों की। अकादमिक बेईमानी का असर क्या होता है? क्या ये सिर्फ एक ग्रेड या मार्कशीट तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। इसके परिणाम काफी गहरे और दूर तक जाने वाले होते हैं। सबसे पहला और सीधा असर तो छात्र की अपनी ईमानदारी और चरित्र पर पड़ता है। एक बार जब बेईमानी का रास्ता आसान लगने लगता है, तो धीरे धीरे ये आदत बन सकती है। हाँ, ज़मीर की आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती है। बिल्कुल। दूसरा, जब छात्र मेहनत करने और समझने के बजाय नकल या शॉर्टकट पर निर्भर रहता है, तो उसकी सीखने की प्रक्रिया बाधित होती है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, ज्ञान की नींव कमज़ोर रह जाती है, जो आगे की पढ़ाई और करियर में बहुत नुकसानदेह साबित होता है। और सोचिए, उस डिग्री या मार्कशीट की क्या विश्वसनीयता रह जाती है जो बेईमानी से हासिल की गई हो। ये न सिर्फ उस छात्र के भविष्य के अवसरों जैसे अच्छी नौकरी या उच्च शिक्षा को प्रभावित कर सकता है, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की प्रतिष्ठा पर भी सवाल खड़े करता है। इसके अलावा पकड़े जाने का डर, अपराध बोध का एहसास, ये लगातार एक मानसिक तनाव पैदा करते हैं जो छात्र के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और इसका असर क्लास के बाकी छात्रों पर भी तो पड़ता होगा। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये एक नकारात्मक सहकर्मी संस्कृति को बढ़ावा देता है, जहां बेईमानी को सामान्य या यहां तक कि जरूरी मान लिया जाता है। ईमानदार छात्रों पर भी दबाव बन सकता है कि वे या तो नकल करें या दूसरों को करने दें। और ये आगे भी बढ़ सकता है, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में। हाँ, और जो बात सबसे ज्यादा चिंताजनक है वो ये कि अकादमिक जीवन में शुरू हुई ये प्रवृत्ति अक्सर यहीं खत्म नहीं होती। जो छात्र स्कूल कॉलेज में बेईमानी को हल्के में लेना सीख जाते हैं, उनके आगे चलकर अपने प्रोफेशनल जीवन में भी इसी तरह के अनैतिक व्यवहार जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स, फ्रॉड, नियमों की अनदेखी में शामिल होने की आशंका बढ़ जाती है। ये तो बहुत गंभीर बात है। क्या हमारे पास कोई आंकड़ा है जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता हो? हाँ, स्रोत सामग्री में ICAI यानी भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की एक अकेडमिक नैतिकता रिपोर्ट 2020 का जिक्र है। उसके अनुसार लगभग 42% माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने परीक्षा के तनाव के कारण कभी न कभी किसी न किसी रूप में अकेडमिक बेईमानी का सहारा लिया है। 42%? हाँ, 42%। ये आंकड़ा हमें बताता है कि ये समस्या कितनी व्यापक है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 42%? ये तो सच में चौंकाने वाला और बेहद चिंताजनक आंकड़ा है। इसका मतलब है कि लगभग आधे छात्र इस जाल में फंस रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या ये एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका कोई हल नहीं, या हम कुछ कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छी खबर यह है कि इस समस्या से निपटने के लिए कई स्तरों पर काम किया जा सकता है और बहुत सी कारगर रणनीतियां मौजूद हैं। लेकिन ये समझना होगा कि ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें छात्रों, शिक्षकों, शिक्षण संस्थानों और माता-पिता सभी को मिलकर भूमिका निभानी होगी। हाँ, एक टीम एफर्ट चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुआयामी दृष्टिकोण की मांग करता है। चलिए इन समाधानों पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले, छात्र खुद क्या कर सकते हैं? उन्हें अपनी तरफ से क्या पहल करनी होगी? सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है आत्मचिंतन। छात्रों को खुद से पूछना होगा कि बेईमानी करके वे शॉर्ट टर्म में भले ही कुछ नंबर ज़्यादा ले आएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका उनके अपनी नज़र में इज्जत, उनके चरित्र और उनके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। क्या चंद नंबरों के लिए अपनी ईमानदारी दांव पर लगाना सही है? दूसरा, समय प्रबंधन कौशल, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स विकसित करना बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ाई और असाइनमेंट समय पर होंगे तो आखिरी मिनट की हड़बड़ी और दबाव से बचा जा सकता है, जो अक्सर बेईमानी की तरफ धकेलता है। और उन्हें अपना फोकस सिर्फ अंकों से हटाकर वास्तविक सीखने, लर्निंग और विषय को समझने, मास्टरी पर लाना होगा। जब लक्ष्य सीखना होगा तो शॉर्टकट की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। सही बात है। अगर कहीं मुश्किल आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मदद मांगने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। शिक्षकों से, दोस्तों से या मेंटोर से। मदद मांगना कमजोरी नहीं, ताकत की निशानी है।
शॉर्टकट अपनाना कमजोरी है। बिल्कुल। और सबसे बुनियादी बात, ईमानदारी को एक व्यक्तिगत मूल्य, पर्सनल वैल्यू के रूप में अपनाना और मजबूत करना होगा। ये समझना होगा कि ईमानदारी सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि जीवन के लिए जरूरी है। ये तो हुई छात्रों की अपनी जिम्मेदारी। अब बात करते हैं शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों की। उनकी क्या भूमिका हो सकती है? उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पाठ्यक्रम में नैतिकता और ईमानदारी पर जोर देना होगा। इसे सिर्फ एक अलग विषय के तौर पर नहीं, बल्कि सभी विषयों की पढ़ाई के दौरान एकीकृत करना होगा। केस स्टडीज, चर्चाओं और रोल प्लेइंग के जरिए छात्रों को नैतिक दुविधाओं के बारे में सोचने और सही निर्णय लेने के लिए तैयार करना होगा। दूसरा, मूल्यांकन प्रणाली, असेसमेंट सिस्टम को ज्यादा सतर्क और प्रभावी बनाना होगा। जैसे अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र बनाना, परीक्षा हॉल में बैठने की व्यवस्था को रैंडम करना और साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर, हाँ, वो प्लेजरिज्म चेकर्स, हाँ, प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना। क्या सिर्फ रटने वाली परीक्षाओं के बजाय मूल्यांकन के कुछ और तरीके भी अपनाए जा सकते हैं? बिल्कुल, सिर्फ रट्टा मारकर जवाब लिखने वाली परीक्षाओं पर निर्भरता कम करनी होगी। रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट पर ज्यादा जोर देना चाहिए, जिसमें प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस, ग्रुप डिस्कशंस, ओपन बुक एग्जाम्स जैसे तरीके शामिल हों। जहां समझ परखी जाए। हाँ, जहां छात्र की समझ और एप्लीकेशन स्किल्स का आकलन हो, ना कि सिर्फ याददाश्त का। मेंटरशिप कार्यक्रम भी बहुत मददगार हो सकते हैं, जहां शिक्षक या सीनियर छात्र छोटे ग्रुप्स में छात्रों को गाइड कर सकें, उनके एकेडमिक और नैतिक संघर्षों को समझ सकें और सही रास्ता दिखा सकें। और परिणामों को लेकर रवैया कैसा होना चाहिए? क्या सिर्फ टॉपर्स को ही सराहा जाना चाहिए? नहीं, यहीं पर बदलाव की जरूरत है। संस्थानों को सिर्फ अकादमिक परिणामों को ही नहीं, बल्कि ईमानदारी, प्रयास और सुधार, इम्प्रूवमेंट को भी पहचान देनी चाहिए और पुरस्कृत करना चाहिए। इससे छात्रों को सही संदेश जाएगा कि मेहनत और ईमानदारी का भी महत्व है। इस संदर्भ में सीबीएसई के हालिया दिशा निर्देश 2023 भी महत्वपूर्ण है, जो स्कूली शिक्षा में नैतिकता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा जैसे मूलभूत मूल्यों को स्थापित करने पर जोर देते हैं। ये उपाय सुनने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्या स्कूलों और कॉलेजों के पास इन्हें ठीक से लागू करने के लिए संसाधन या इच्छा शक्ति होती है? ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर, अब आते हैं माता पिता पर। घर का माहौल कैसे मददगार हो सकता है? माता पिता इस समीकरण का एक बेहद अहम हिस्सा हैं। सबसे पहले तो उन्हें अपने बच्चों पर सिर्फ अच्छे नंबर लाने का अत्यधिक दबाव कम करना होगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। उन्हें बच्चों की कोशिशों को सराहना चाहिए और सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि सिर्फ नतीजों पर ध्यान देना चाहिए। घर पर नैतिकता और ईमानदारी के बारे में खुलकर बातचीत होनी चाहिए। बच्चों को कहानियों या असल जिंदगी के उदाहरणों से समझाना चाहिए कि ईमानदारी क्यों जरूरी है और इसके क्या फायदे हैं। और सबसे जरूरी बात, माता पिता को खुद ईमानदार व्यवहार का आदर्श रोल मॉडल बनना होगा। बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। अगर वे घर में बड़ों को छोटे छोटे झूठ बोलते या नियमों को तोड़ते देखेंगे, तो वे भी इसे सामान्य मान लेंगे। सही कहा। बच्चों को भावनात्मक सहारा देना भी बहुत जरूरी है, खासकर जब वे असफल होते हैं या उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाते। उन्हें ये भरोसा दिलाना होगा कि उनकी कीमत सिर्फ उनके नंबरों से नहीं है। और वो तुलना वाली बात, उससे कैसे बचा जाए? हाँ, बच्चों की दूसरों से, चाहे वो भाई बहन हों, दोस्त हों या रिश्तेदार हों, अवास्तविक तुलना करने से बचना चाहिए। हर बच्चा अलग होता है, उसकी अपनी क्षमताएं और सीखने की गति होती है। उनकी व्यक्तिगत प्रगति और प्रयासों को पहचानना और सराहना ज्यादा जरूरी है। तो छात्र, शिक्षक, संस्थान, माता-पिता सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी। क्या कुछ और बड़े यानी प्रणालीगत सिस्टमिक उपाय भी हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है? हाँ, कुछ दीर्घकालिक और व्यवस्था संबंधी कदम भी उठाए जा सकते हैं, जैसे स्कूलों में डिजिटल साक्षरता, डिजिटल लिटरेसी का प्रशिक्षण देना, जिसमें छात्रों को इंटरनेट और एआई जैसे ऑनलाइन उपकरणों का जिम्मेदारी और नैतिकता से उपयोग करना सिखाया जाए। नैतिक व्यवहार अनुबंध, एथिकल बिहेवियर कॉन्ट्रैक्ट्स लागू किए जा सकते हैं, जहां छात्र और कभी-कभी माता-पिता भी परीक्षा या एकेडमिक वर्ष की शुरुआत में ईमानदारी बनाए रखने की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करें। ये अनुबंध वाली बात दिलचस्प है। और क्या हो सकता है? प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग, कोलैबोरेशन को बढ़ावा देने के लिए सहकर्मी जवाबदेही समूह, पीयर अकाउंटेबिलिटी ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, जहां छात्र एक दूसरे को सीखने में मदद करें और ईमानदारी के प्रति जवाबदेह हों। नियमित रूप से परामर्श, काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि जो छात्र तनाव, दबाव या नैतिक संघर्ष से जूझ रहे हैं, उनकी समय पर पहचान करके मदद की जा सके।
और स्कूल लेवल पर कुछ एक्टिविटीज? हाँ, स्कूल या कॉलेज स्तर पर ईमानदारी अभियान चलाना, जैसे वार्षिक ईमानदारी सप्ताह मनाना या नैतिकता पर वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित करना भी एक सकारात्मक माहौल बनाने में मदद कर सकता है। ये सब हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाता है। क्या हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बना सकते हैं जहां ईमानदारी को डर की वजह से नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से महत्व दिया जाए? जहां वो हमारे कल्चर का हिस्सा बन जाए। बिल्कुल। सामग्री में व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ व्यवहारिक उपकरणों का भी जिक्र था, जिन्हें स्टूडेंट ग्रोथ टूल किट कहा गया है। ये क्या है? हाँ, ये कुछ सरल लेकिन प्रभावी अभ्यास हैं जो छात्रों को आत्मचिंतन में मदद कर सकते हैं। जैसे एक आत्ममूल्यांकन चेकलिस्ट हो सकती है, जिसमें छात्र खुद को ईमानदारी, तैयारी में किए गए वास्तविक प्रयास, दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति जैसे पैमानों पर नियमित रूप से आंक सकें। सेल्फ असेसमेंट। हाँ, एक और दिलचस्प अभ्यास सुझाया गया है जिसे इंटेग्रिटी कंपास या ईमानदारी दिशा सूचक कहा गया है। इसमें छात्र 4 प्रमुख मूल्यों सत्य, प्रयास, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के तहत अपने दैनिक जीवन से उदाहरण लिखते हैं कि उन्होंने इन मूल्यों को कैसे निभाया। अच्छा। ये छोटे छोटे उपकरण छात्रों को ईमानदारी के अमूर्त विचार को अपने रोजमर्रा के जीवन से जोड़ने और उसे अमल में लाने में मदद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा से ये साफ है कि अकादमिक बेईमानी एक सतही नहीं बल्कि एक गहरी और जटिल समस्या है, जिसकी जड़ें व्यक्तिगत मनोविज्ञान, संस्थागत माहौल और सामाजिक दबावों तक फैली हुई हैं। इसके परिणाम न सिर्फ छात्र के लिए बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र और अंततः समाज के लिए भी गंभीर हो सकते हैं। लेकिन निराशा की बात नहीं है, क्योंकि अगर छात्र, शिक्षक, माता-पिता और संस्थान मिलकर प्रयास करें तो इस चुनौती का सामना किया जा सकता है। सबसे जरूरी शायद यही है कि हम शिक्षा के फोकस को सिर्फ नंबरों और ग्रेड्स की अंधी दौड़ से हटाकर वास्तविक सीखने, समझने और चरित्र निर्माण की ओर मोड़ें। बिल्कुल। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न सभी सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं। अकादमिक ईमानदारी क्या सिर्फ नियमों का पालन करना है, या ये सीखने की पूरी प्रक्रिया के प्रति सम्मान और अपने स्वयं के चरित्र के निर्माण का मामला है? जरा सोचिए कि हमारे समाज में व्यक्तिगत सफलता की जो परिभाषा है, जो अक्सर सिर्फ बाहरी उपलब्धियों जैसे पैसा, पद या ग्रेड्स पर टिकी होती है, वो ईमानदारी जैसे आंतरिक मूल्यों को कैसे प्रभावित करती है या शायद कमजोर करती है? और हम एक समाज के रूप में इस परिभाषा को कैसे बदल सकते हैं ताकि सीखने की प्रक्रिया और चारित्रिक मजबूती को सफलता का असली पैमाना माना जाए?